जय भवानी, जय श्री राम मित्रों, जय छात्र धर्म, नमो बुद्धाय। आज का जो हमारा विषय है राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक पे, क्षत्रिय इतिहास पे प्रकाश डाला जाएगा कि हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती थी। इस कड़ी में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया में काम कर चुके डॉक्टर भगवान सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं क्षत्रिय बिहार टीम से रवि सिंह जी, क्षत्रिय बिहार से रंजन सिंह जी, क्षत्रिय बिहार से पुष्पेंद्र जी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि आप भारत के उन इतिहास क्षत्रिय राजाओं पे प्रकाश डालिए जो पूर्व में चक्रवर्ती हुआ करते थे। मित्रों, भारत का साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में उसमें व्यवस्था दी गई। सबको ये बंटवारा किया गया कर्म के बंटवारे के अनुसार वह जो एक सूक्त आता है तो क्षत्रियों को शासन करने का और राज्य करने का, युद्ध करने का, देश की सारी व्यवस्था, आंतरिक और बाह्य व्यवस्था करने का, सारी शांति व्यवस्था करने का सारा जिम्मा भारत में क्षत्रियों को दिया गया। तो भारत किसे कहते हैं? विष्णु पुराण में भारतवर्ष का विस्तार 9000 योजन कहा गया है। एक योजन 4 कोस के बराबर होता है। तो विष्णु पुराण 9000 योजन भारतवर्ष का विस्तार कहता है। भारतवर्ष स्वर्ग और मोक्षगामी पुरुषों की कर्मभूमि है। यहाँ महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष, बिंध, पारिपात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ के स्थान से स्वर्ग और पाताल लोक का गमन किया जा सकता है। अन्य किसी स्थान में मनुष्यों की कर्मभूमि नहीं है, यह विष्णु पुराण कहता है। भारत का परिभाषा ये दिया गया है। और जो चक्रवर्ती सम्राट है, तो चक्रवर्ती जिसका शासन बहुत विस्तृत राज्य के अधिपति हो, उसे क्षत्रिय में चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। जिसका शासन एक समुद्र से लेकर के दूसरे समुद्र के बीच की जो भूमि है, वहाँ की सारी व्यवस्था, वहाँ की सारी जो शासन व्यवस्था है, वहाँ के जो आम लोगों की जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो उसके अधीन रहता है, तो उस राजा को जो चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। और ये हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा जो ऐसा हमको दिखाई देता है कि जो जिस तरह की जो शासन व्यवस्था थी, इस पर सबसे पहले भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो प्रथम विश्वविद्यालय अंग्रेजों के काल में बना, तो उसमें केपी जायसवाल ने एक 1919 के आसपास हिंदू पॉलिटी नाम की एक किताब लिखी। तो दुनिया का तहलका मचा। उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारे ऋग्वेद में सभा और समिति ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो ये दिखाती हैं कि हमारे यहाँ राज व्यवस्था वो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी था, राजतंत्र भी था, और ये गणों के जो समूहों का भी शासन होता था। हमारे राजाओं का चुनाव भी किया जाता था। और वह राजा इस देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, हमारी धर्म नीति कैसी हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी हो, बाह्य जो विदेशी आक्रमण से कैसे हम सुरक्षा दे सकें, अब जन माल धन सबकी रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सब जो है हमारे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन आता था। और ये चक्रवर्ती राजा उस समय बड़े बड़े यज्ञ करते थे। ये जो है आपके ये कहा गया है कि यशोमेध यज्ञ जो एक काशी में दशाश्वमेध जो घाट है, वहाँ पर 100 योजन यशोमेध यज्ञ को वहाँ कहा गया है कि वहाँ 100 योजन मतलब 100 यशोमेध यज्ञ किए गए थे। महाभारत के द्रोण पुराण में कहा गया है कि यमुना तट पर भरत ने, यमुना तट के ऊपर जो है भरत ने 100, सरस्वती के तट पर 300, गंगा तट पर 400, ये पुनः ये यशोमेध यज्ञ ऐसे करने का, राजसूय यज्ञ, महायज्ञ, ये यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ होते थे। ये सब विवरण मिलते हैं। ये सब राजे जो हमारे थे, ये सारे कर्मभूमि में अपने सारे जो जनता के हित में जो व्यवस्था होती थी उसी में लगे रहते थे। और जिस तरह से आप देखेंगे कि आप बुद्ध चरित्र में आप देखते हैं, या बुद्धकालीन जो राजा हैं, या फिर बाद में आप हर्षवर्धन के समय में देखते हैं, हर्षवर्धन स्वयं
जो आपके उनका उल्लेख रहता है, जिनके शासन में वेनसांग एक आता है चीनी यात्री, और वह कुंभ के मेला में रहता है, तो वो कहता है कि हर्षवर्धन 5 साल में एक अपने कुंभ मेले में आते हैं और सारा खजाना वो आम लोगों के लिए बांट देते हैं, ब्राह्मणों में बांट देते हैं, गरीब लोगों को बांट देते हैं, और फिर भिक्षा मांगते हुए खाते हुए अपने राज्य में जाते हैं। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? और ये इस तरह के जो हमारे राजा थे महान, वो उनकी भलाई जनता की ही भलाई होती थी, और जनता के भलाई में ही अपने को लगाए रहते थे। और इन्हीं उसमें ऋषभदेव का भी नाम आता है। ऋषभदेव के पुत्र भरत जो थे वो उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और फिर जो हमारे जो राजा थे, उन राजाओं के गुणों के बारे में, या खासकर क्षत्रियों के गुणों के बारे में एक जो है, ये जो हमारे देश में 1665 में ये बर्नियर आया था, ट्रेवलर यात्री, वो कहता है राजपूत लोग जब युद्ध में जाते हैं तब आपस में इस प्रकार से गले मिलते हैं जैसे कि उन्होंने मरने का पूरा निश्चय कर लिया है। ऐसी वीरता के उदाहरण संसार के अन्य किसी जातियों में कहाँ पाया जाता है? किस देश में, किस जाति में इस प्रकार के सभ्यता और साहस के ये जो गुण हैं वो और कहीं दिखाई नहीं देता। ये अपार परेशानी सहते हुए भी ये अपने शताब्दियों से संकट झेलते हुए अपने सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए हैं। यह बर्नियर कहता है ये केवल क्षत्रियों में ही गुण पाया जाता है, जो विश्व में कहीं और गुण नहीं मिलता। फिर टाट भी कहते हैं, जेम्स टाट एनल्स एंड एंटिक्विटीज में कहते हैं कि महान शूरता, वीरता, भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, अतिथि सत्कार, ये दुर्बलों की रक्षा, सरलता इत्यादि में ये श्रेष्ठ सारे जो मानवीय गुण हैं ये हमारे क्षत्रिय राजाओं में पाए जाते हैं। जी। तो ये अगर आपको क्या आप कुछ और मन में कुछ बात आती है तो पूछना चाहते हैं, पूछिए। शासन प्रणाली कैसी रह रही होगी? जैसे कि आज के युग में जो देखा जा रहा है तो आधुनिकीकरण हो रही है, लेकिन समस्याएं तो वही रहेगी। अन्न के लिए और जो कर वसूल के राजा प्रजा हित करते थे, उनमें विविधताएं हैं कि क्या है रहेंगी समानता? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत विश्व में, धरती पर भारत एक ऐसा देश है कि सारी दुनिया जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारे पूर्वजों से सीखी है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ऋषियों का गणतंत्र, जो आपकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो आज देख रहे हैं, इसकी बहुत प्राचीन श्रृंखला हमारे यहाँ है। ये हिंदू पॉलिटी में के पी जायसवाल ने बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा, और जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तो जो अपने छात्रों को पढ़ाते थे तो उसमें अंग्रेज उनको देखते थे ये तो राष्ट्रीयता की भावना फैला रहा है कि आपके बच्चों में, ये कह रहा है तक हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्र हमारे यहाँ व्यवस्था है, सारी चुनाव हमारे यहाँ प्रणाली थी। तो इसलिए के पी जायसवाल को कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों ने उनको निकाल दिया। उसमें एक बैरिस्टर थे, लेकिन वो पटना में फिर आ गए, और पटना में उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी बना करके वो कई किताबें उन्होंने लिखा, और इतिहास पर, संस्कृति पर। लेकिन हिंदू पॉलिटी के नाम पर उसका हिंदी संस्करण भी काशी नागरिक ट्राइब सभा ने छापा है 2 पार्ट में। तो ये जो हिंदू पॉलिटी है उससे दुनिया में तहलका में एक जो है तहलका मचा कि भारत की जो राज व्यवस्था थी, भारत में शासन करने की जो व्यवस्था थी, वो दुनिया में हमने सिखाया कि मनुष्य। इसलिए आज भी हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो ये हमारा पुरोहित शादी ब्याह में भी मंत्र पढ़ता है, ओम पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति दो, शांति रापा, शांति रो सदा। ये कहने क्या जरूरत है कि मानव का कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। इसलिए कि हम सबको अपना समझते हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं, सबको बराबरी का हक देते हैं। इस तरह की शासन व्यवस्था हमारे यहाँ थी। हमारे राजा इसको देखते थे, करते थे, और खास करके जो राज करने की व्यवस्था थी, जो शासन करने की व्यवस्था थी, वो क्षत्रिय को जीवन दे दिया गया था। इसलिए क्षत्रिय का मतलब क्या? क्षत्रिय मतलब शासक, राजा और सैनिक, जो आंतरिक व्यवस्था और विदेशी व्यवस्था दोनों को बनाए रखते थे, सुख शांति रखते थे, जल का व्यवस्था करना, अन्न कैसे ज़्यादा पैदा किया जाए उसकी व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, जो जनता के जीवन कैसे सुखी हो, इस तरह से दिन रात वो राजा सोचते रहते थे। और उनका मंत्रिमंडल ऐसे योगी लोगों को बनाते थे, जैसे कि आप अगर भोज के मंत्रिमंडल को देखते हैं तो कैसे उसमें
बड़े बड़े विद्वान लोग, कालिदास जैसे प्रकार विद्वान, आपके बराह मिहिर, ये सारे जो वो मंत्री ऐसे होते थे जो अपने अपने विषय के उन्होंने दुनिया में छाप छोड़ी है, और उस ज्ञान के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, नौकाओं के बारे में, कैसे जो नाव से व्यापार होता था, तो जो नाव हमारे नदियों में चलती थी उसकी साइज कैसी हो, कितनी लंबाई हो, कितनी ऊंचाई हो, और जो पहाड़, जो बड़ी बड़ी समुद्र के रास्ते से विदेश में जाता है, व्यापार करता है, उसकी ऊंचाई कितनी हो, उतनी लंबाई कैसी हो, उसका पाल कैसे हो, इस तरह की सारी व्यवस्था थी हमारे यहाँ सारे। इसलिए दुनिया में सबसे धनी देश भारत था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया है। आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा आप देखेंगे तो ये जो समुद्र के किनारे तक्षशिला क्षेत्र में हमारे यहाँ जो व्यापार करने के लोग यूरोप से आते थे, वहाँ से यवन देश से आते थे, और सोने के सरकी दे करके, पैसे दे करके हमारे यहाँ से सब सामान ले जाते थे, और वो भारत माल करते थे। भारत दुनिया का सबसे धनी देश था अपने समय का, जो व्यापार में, हर समय में, आर्थिक दृष्टि में हम दुनिया में विश्व सभ्यता फैलाने वाले लोग, और हमारे यहाँ से लोग बाहर गए। आप देखेंगे तो आप इंडोनेशिया में, जावा में, सुमात्रा में हमारे यहाँ के राजाओं ने चीन तक शासन किया है। चीन के साहित्य में हमको मिलता है कि जो कंबोडिया के पास एक हुनान जो क्षेत्र था, जो चीन के शासन में था, तो चीन के साहित्य में मिलता है कि हमारे कौंडिन्य नाम का एक राजा जो है वो प्रथम शताब्दी तक शासन करता रहा, चौथी शताब्दी तक उसका इतिहास मिलता है। ये अंकुर माट के, ये सब सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। और वो वहाँ आपके इंडोनेशिया में ये जो अंकुर माट का मंदिर, जो विष्णु का मंदिर, विश्व में अद्भुत मंदिर है, वो विशाल मंदिर विश्व का है, वो हमारे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया। तो ये सब अपने को इक्ष्वाकुवंशी कहता है, सूर्यवंशी कहता है। इसीलिए आसपास जितना भी आप देखेंगे भारत के आसपास, ये हमारे राजा महाराजा जा करके विश्व को सब बनाया। ये कहा जाता है जब कौंडिन्य प्रथम शताब्दी में गए वहाँ जो तो एक कंबोडिया में, तो वहाँ एक सोमा नाम की रानी थी, जो वहाँ की रानी जो वहाँ की जो जनजात की रानी थी, तो उससे लड़ाई हुआ कौंडिन्य का, और उसमें वो रानी हारी। फिर हारने के बाद वो रानी कौंडिन्य से विवाह कर लेती है, फिर कौंडिन्य को राजा बना देती है, और फिर कौंडिन्य उनके वंशजों ने वहाँ 400 शासन किया, 400 साल तक शासन किया। ये उल्लेख मिलता है प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी में। फिर वही आ जा करके 7वीं, 8वीं, 9वीं, आपकी 12वीं, 13वीं शताब्दी तक आप जब देखेंगे ये अंकुर वाट वगैरह के आसपास, ये जो वर्मन अपने को लिखते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय करते हैं, अपने को गुप्त वंश से जोड़ते हैं। अब तो ये सारे जो चीजें हैं, ये हमको दिखाई देता है कि विश्व में सभ्यता का जनक भारत ही है, जो राज व्यवस्था के लिए लोगों के जीवन कैसे सुखमय हो, ये केवल भारतीयों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे यहाँ की राजनीति ने दुनिया को सिखाई है। ऐसा हमारा सोचना है। जी ठीक है। तो कुछ लोग जैसे आफ्टर वैदिक पीरियड में बोलते हैं कि जब आपने बताया कि नौका और नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, नाव कैसे बने, कैसे व्यापार किया जाए, लेकिन आफ्टर वैदिक पीरियड में बोलते हैं कि भाई उस टाइम लोगों को व्यापार करने से बाहर मना कर दिया गया था कि आप बाहर समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं कर सकते, अगर आप जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब फिर बुद्धिज्म का प्रादुर्भाव होता है। नहीं, इस तरह की व्यवस्था प्राचीन भारत में हमको नहीं है। हमारे यहाँ नाव से व्यापार होता था, और जो सिक्के, हमको यवन कालीन सिक्के बहुत मिलते हैं भारत में, जो कैटलॉग ऑफ कॉइन्स इन ब्रिटिश म्यूजियम है, जो इंडो ग्रीक कॉइन्स मिलते हैं, व्हाइट हेड का या गार्डनर का, उसमें यवनों के सिक्के जो भारत में मिले हुए हैं, आपके जो महाराष्ट्र में या आपके पांडेचेरी में, या बहुत से जो सिक्के मिलते हैं, ये सिक्के, उसमें जो एक किताब है राधा मुखर्जी की थीसिस है, शिपिंग इन एंशिएंट इंडिया, शिपिंग इन एंशिएंट इंडिया, उसमें आप देखिए उन्होंने कुछ प्राचीन जो इन नावों का वर्णन हमारे भरत स्तूप पर या बहुत साहित्य मिलता है, नाव कैसे बनते थे उनका चित्रांकन किया गया है। तो वो चित्रों से हम समझ जाते हैं कैसे नाव बनता था, अब विदेश में कैसे व्यापार करते थे। और जो वैदिक व्यवस्था में हमारे जो कुल होता था, कुल मैंने कुल मैंने परिवार, एक परिवार का कुल, जो उसका कुलपति, गृहपति, उसको भी कर सकते हैं आप, और फिर उसको मिला करके एक ग्रामीण बनता था, जो ग्राम हम कहते थे, और कई समूह मिल करके एक ग्राम बनाते थे। फिर वो कई ग्राम मिलकर एक विश्व बनता था, जिसमें विश्वपति कहते थे। विश्वपति मैंने विश्व को उससे कहा जाता था जो कई गांवों का समूह होता था। फिर वो जन होता था, जो जनपति कहते हैं, जो जनता का एक समूह होता था, तो उसे जनपति कहते थे।